अगर मार्केट का पीई 14 के आसपास आता है या 14 से भी नीचे जाता है तो ऐसे में हम कहते हैं कि मार्केट अब बहुत सस्ता है। तो ऐसे में हमको ये डिसाइड करने में आसानी होती है कि कितना पैसा हमको मार्केट में डालना चाहिए। अगर मेरे पास 1 लाख रुपया है तो अगर 21 का पीई है तो शायद मैं 70,000 रुपये डालूंगा, 30,000 को डेट में डाल दूंगा। और अगर 14 से नीचे या 14 के आसपास का पीई है तो शायद मैं कोशिश करूंगा कि चलो 80,000 रुपये डाल दो और 20,000 रुपये डेट में या कैश में रखें। और कहीं अगर ऐसा हो जाए कि बेंचमार्क से भी मार्केट का पीई अगर नीचे आ जाए, ऐसा बहुत बार हुआ है, ऐसा बहुत बार हुआ है। आप पीई की हिस्ट्री निकाल के एनएसई की साइट से देख सकते हैं। तो ऐसे में आपको अपना जो इक्विटी पोर्शन है उसको और बढ़ा देना चाहिए। Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की। दोस्तों 18,890 या 95 जो भी है वो हाई जो है वो कटने की कगार पे है, लेकिन कट नहीं पा रहा। हर बार शायद हमारे स्टूडेंट्स बैलून लेके बैठते हैं कि शायद आज तो सर हाई कटेगा, लेकिन इस बार भी मेरे ख्याल में 4 या 5 पॉइंट पहले ही मार्केट नीचे आ गई। लास्ट डे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे मार्केट एक ठीक ट्रेंड में थी। हमारे जो लेवल्स थे मंथ, वीक, डे तीनों के ऊपर था। फ्राइडे में एट लास्ट जब ये आया कि जो जेरोम पॉवेल हैं वो फिर से हॉकिश हो रहे हैं इंटरेस्ट रेट को लेकर, और शायद फिर से ये बात आ रही है कि जो पिछली बार पॉज आ गया था एक इंटरेस्ट रेट के ऊपर, वो अब फिर से इंटरेस्ट रेट बढ़ने का सिलसिला है वो फिर से शुरू होगा। तो एक डर फिर से मार्केट में आया और हम जो हाईएस्ट लेवल है उसको क्रॉस नहीं कर पाए, और उससे पहले ही हम जो है वो वापस करीब 200 पॉइंट नीचे मार्केट बंद हुआ पूरे वीक में। हालांकि हमारा जो पहला सपोर्ट है डेली वाला उसके नीचे मार्केट आया है। और फिर से वही बातें कि सर आपने जो बोला था 18,800 और 18,200 के बीच में बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं, अब तो निकल गए होंगे सर, अब तो कटने दो। तो नहीं दोस्तों, इतना आसान नहीं है। मैंने बताया था बहुत बड़ा चंक, बहुत बड़ा जत्था इस रेंज के बीच में है। और जैसे ही मार्केट ऊपर की तरफ जाती है तो जो लोग जिनकी रिस्क एपेटाइट ज़्यादा नहीं है, जो बहुत टाइम से ऑलमोस्ट 1-1.5 साल से फंसे हुए हैं, उनको शायद ये लगता है कि या तो मेरे रेट आ गए हैं या थोड़ा बहुत प्रॉफिट आ गया है, मेरी कैपिटल जो है वो फ्री हो रही है। और जो शायद मैंने कैपिटल नहीं सोची थी कि इतने टाइम के लिए लगाऊंगा, क्योंकि नॉर्मली जो प्रॉब्लम है यहाँ पर स्टॉक मार्केट में, लोगों को पैसा तो लगाना आता है लेकिन ये नहीं समझ में आता कि हमको पैसा कितना लगाना है और कितने टाइम के लिए लगाना है। क्योंकि अगलों ने पैसा लगाया तो होगा ये सोच के कि चलो 2-3-4 महीने के लिए लगाएंगे, लेकिन उसके बाद मार्केट नीचे आया, ट्रैप हो गए, अब वो फंसे हुए हैं। और अल्टीमेटली जैसे ही रेट आने के उस पर होता है तो वहाँ पर सेलिंग शुरू हो रही है। तो ओवरऑल हिंदुस्तान के हर कोने में ऐसे लोग बैठे हुए हैं, और जैसे जैसे मार्केट में ये ऊपर के लेवल बनते तो एक सेलिंग आ जाती है। और ऐसे में अगर कोई एक बैड न्यूज़ आ जाए तो फिर वो मार्केट एकदम से नीचे आता, और शायद कुछ ऐसा ही हुआ। ओवरऑल मार्केट में अभी ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। कंसोलिडेशन ज़रूर चलेगी इन लेवल्स के ऊपर जब मार्केट हायर लेवल को काटने के उस पर होता है। और अगर इस तरह से मार्केट धीरे धीरे ऊपर नीचे होता है तो इसको हम कंसोलिडेशन बोलते हैं। ये एक पॉजिटिव फिनोमेना है मार्केट के लिए, तो इससे कोई डरने की बात नहीं है। लेकिन हाँ, सच्चाई को भी कबूल करना चाहिए और उसके लिए आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। अगर कबूतर आंख बंद कर लेगा तो बिल्ली उसको झपट्टा नहीं मारेगी, ऐसा होगा नहीं। तो हाँ, हमको ये ध्यान रखना है कि जो फेड का एक इशारा है ऑब्वियसली हॉकिश है, हमारे जो जेरोम पॉवेल हैं, और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है तो फिर से एक गिरावट हमको देखने को मिल सकती है। अब बात ये आती है क्या 18,800, 18,500, 18,800 के जो लेवल्स हैं
ये मार्केट के लिए क्या एक महंगे लेवल्स हैं? कई स्टूडेंट्स ने मेरे से पूछा कि सर इस लेवल पे अगर हम एंटर करते हैं तो क्या ये महंगी है मार्केट? तो ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन लगता है कि मार्केट महंगी, अब महंगी और सस्ती तो जब पता लगेगा जब हमारे पास कोई बेंचमार्क हो। अगर एक लाइन छोटी है या बड़ी है वो जब पता लगती है जब उसके साथ कोई कंपैरिजन में दूसरी लाइन हो। तो सेम वे अगर 18,800 मुझे ये देखना है कि ये महंगा है या सस्ता है तो इसके लिए एक बेंचमार्क होना चाहिए। तो दोस्तों मोटे तौर पर मैं कई बार बता चुका हूं, इस समय जो निफ्टी का पीई चल रहा है करीब करीब 21 के आसपास निफ्टी का पीई चल रहा है। और अगर मैं इस समय बेंचमार्क लेता हूं, अब बेंचमार्क जो मैं लेने जा रहा हूं वो मैं मान के चलता हूं कि करीब 14 का जो पीई है उस पे मेरे हिसाब से मार्केट जो है वो बिल्कुल नॉर्मल मार्केट होती है, यानी कि महंगी भी नहीं और सस्ती भी नहीं। अब 14 का पीई कैसे आया, इसके पीछे थोड़ी सी कैलकुलेशन है। हमारे जो बिगिनर के कोर्स हैं आप उसमें जाके देख सकते हैं, जिन्होंने बिगिनर का कोर्स किया हुआ है वो कैलकुलेशन ये निकाल सकते हैं कि हम ये जो बेंचमार्क है ये कैसे निकालते हैं। और ये बेंचमार्क लगातार चेंज होता रहता है। एग्जाम्पल के लिए अगर फेड ने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने शुरू किए फिर से, तो ये जो 14 का बेंचमार्क है ये हमारा आ जाएगा 12 या 11। और ऐसे में अगर ये बेंचमार्क 11 और 12 आ गया और हम 21 पे हुए तो हम और महंगे हो जाएंगे। तो अभी के लिए अगर 14 का बेंचमार्क है और हम 20-21 के पीई पे है तो हम महंगे तो हैं लेकिन बहुत महंगे अभी भी नहीं है दोस्तों। आप अगर पीई की हिस्ट्री निकाल के देखेंगे तो ये पीई लेवल 30, 32, 35, 36 और 37 तक गए हुए हैं और अभी 21 की पीई है। तो मोटे तौर पर इस समय करीब मान लीजिए 18,800 का हमारा जो है वो निफ्टी चल रहा है। और निफ्टी का 18,800 इसका मतलब हो गया मोटा माटी करीब 920 के आसपास की हमारी अर्निंग्स चल रही हैं और इसका जो पीई रेशो चल रहा है वो राउंड ऑफ 21 चल रहा है। ये हमारा पीई है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें मतलब रफली ये आएगा, मैं एग्जैक्टली कैलकुलेशन नहीं देख रहा हूं। अगर आप 18,000 से भी मोटा माटी लेते हैं तो हमारा जो अर्निंग है वो 900 और इंटू करीब 20 की पीई से ही बनता है। इस तरह से हमारा इंडेक्स बनता है। तो अब अर्निंग अगर 900 के आसपास है और 20 टाइम्स जो हैं हम पीई इस समय दे रहे हैं। और क्योंकि इस समय जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो करीब 7 से 8% है बैंक का, और इसीलिए हम जो मोटे तौर पर बेंचमार्क लेके चल रहे हैं वो करीब 14 की पीई का लेके चल रहे हैं। लेकिन अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ते हैं तो ये बेंचमार्क घट के 12 के आसपास आएगा और उस समय अगर हम 20 और 21 पे चल रहे हैं तो शायद मार्केट करंट के मुकाबले और महंगा हो जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ता है वैसे ही स्टॉक मार्केट नीचे आनी शुरू हो जाती है। और जैसे अभी हमने पीछे देखा कि जब ये बात हो रही थी कि अब इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेंगे और इस होप के अंदर मार्केट तेज हुआ कि अब अगर मार्केट इस बार फेड ने पॉज लिया है तो हो सकता है आगे आने वाले टाइम में रेट कट भी देखने को मिल जाए। इसी होप्स के लिए मार्केट में एक तेजी बनी थी। तो ओवरऑल अभी मुझको नहीं लगता कि मार्केट के अंदर कोई बड़ा खतरा है, लेकिन हाँ मार्केट सस्ता है या महंगा है इसको हमेशा जो डिसाइड करती है वो पीई रेशो करती है। पीई रेशो को हम अट्रैक्शन भी बोल सकते हैं कि इस समय मार्केट में 21 गुना का अट्रैक्शन है। वो अट्रैक्शन 14 से 15 का लगभग होना चाहिए, लेकिन अगर 20-21 का है तो वो अट्रैक्शन ज़्यादा है। अगर 30 का अट्रैक्शन है इसका मतलब मार्केट और महंगा हो जाता है। तो जैसे जैसे पीई बढ़ता है वैसे वैसे मार्केट महंगा हो जाता है। और सेम वे अगर मार्केट का पीई 14 के आसपास आता है या 14 से भी नीचे जाता है तो ऐसे में हम कहते हैं कि मार्केट अब बहुत सस्ता है। तो ऐसे में हमको ये डिसाइड करने में आसानी होती है कि कितना पैसा हमको मार्केट में डालना चाहिए। अगर मेरे पास 1 लाख रुपया है तो अगर 21 का पीई है तो शायद मैं 70,000 रुपये डालूंगा, 30,000 को डेट में डाल दूंगा। और अगर 14 से नीचे या 14 के आसपास का पीई है तो शायद मैं कोशिश करूंगा कि चलो 80,000 रुपये डाल दो
और 20,000 रुपये डेट में या कैश में रखें। और कहीं अगर ऐसा हो जाए कि बेंचमार्क से भी मार्केट का पी अगर नीचे आ जाए, ऐसा बहुत बार हुआ है, ऐसा बहुत बार हुआ है। आप पीई की हिस्ट्री निकाल के एनएसई की साइट से देख सकते हैं। तो ऐसे में आपको अपना जो इक्विटी पोर्शन है उसको और बढ़ा देना चाहिए। तो फाइनली हम फ्राइडे को बंद हुए हैं 18,673, करीब 200 पॉइंट डाउन। क्रूड बंद हुआ है 5700, करीब 150 पॉइंट। क्रूड क्यों डाउन हुआ? बड़ी स्पष्ट सी बात है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने की बात है, इसका मतलब रिसेशन की बात है, और अगर रिसेशन की बात आती है तो क्रूड के ऊपर एक अटैक होता है। क्रूड की जो डिमांड है वो ऑब्वियसली कम हो जाती है, और ऐसे में क्रूड जो है वो उसके ऊपर दबाव पड़ता है और क्रूड में सेलिंग आ जाती है। तो क्रूड जो है वो डाउन आया है 150 रुपये। और इस बार तो मज़े की बात यह है कि गोल्ड भी बहुत ज़्यादा गिरा है, 1000 रुपये के आसपास गोल्ड भी गिरा है। तो इस समय इकोनॉमी के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, मैं आपके साथ पहले भी बात कर चुका हूं, जो पहले नहीं होती थी। जब इक्विटी बढ़ता था तो गोल्ड गिरता था, और जब गोल्ड बढ़ता था तो इक्विटी गिरती थी। इस तरह से कुछ मान के चलते हैं। लेकिन इस समय क्या लगता है कि अगर इक्विटी भी गिर रही है और साथ में गोल्ड भी गिर जाता है, तो ओवरऑल अगर गोल्ड गिर रहा है तो इक्विटी के लिए अच्छा साइन माना जाता है कि लोग जो है वो गोल्ड को निकाल रहे हैं, या गोल्ड जो सेफ हेवन माना जाता है उससे निकल के हम कहाँ जाएंगे? इक्विटी में। ओवरऑल अगर मैं लास्ट वीक के फोरकास्ट की बात करूं तो हम डेली, वीकली और मंथली तीनों के ऊपर हम बुलिश थे। तो चले जल्दी से चलते हैं चार्ट्स के ऊपर और देखते हैं यूनिटीएस लेवल को मार्केट ने कितना सम्मान दिया। तो फाइनली हमारे पास 3 लेवल थे। 18,124 का मंथली लेवल था, वीकली लेवल था 18,595 और डेली लेवल था 18,723, जो मैंने आपको लिखवाया था लास्ट सैटरडे और आपने संडे को टास्क के वीडियो में देखा। अब ये है हमारी मंडे की कैंडल, ये है हमारी ट्यूसडे की कैंडल, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। हमारे पास 18,723 का सपोर्ट था। मंडे को एग्जैक्टली हमारे सपोर्ट के ऊपर मार्केट खुली और रेड कैंडल के साथ बंद हुई, लेकिन हमारे सपोर्ट के ऊपर। और एग्जैक्टली जो इसका लो लगा है, आप अगर ध्यान से देखें, वो भी हमारा सपोर्ट लेवल 18,723। तो 18,723 पर मंडे को मार्केट को एक अच्छा सपोर्ट मिला। उसके बाद ट्यूसडे को मार्केट वहीं खुली, ग्रीन कैंडल बंद हुई, एक वापस मार्केट में तेजी का साइन आया। और उसके बाद थर्सडे को दोबारा एक गैप ओपनिंग के साथ ग्रीन कैंडल, उसके बाद थर्सडे को वापस सेलिंग, लेकिन हमारे सपोर्ट लेवल के ऊपर ही था। और फाइनली जो फ्राइडे को कैंडल बनी है, जब जेरोम पॉवेल की तरफ से स्टेटमेंट आया है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए उनका जो आउटलुक है वो और हॉकिश है अभी, और शायद और रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ सकते हैं, और उस समय एक अच्छी गिरावट करीब 200 पॉइंट की देखने को मिली निफ्टी में। और फाइनली हम डेली सपोर्ट के नीचे आकर बंद हुए। तो ओवरऑल मार्केट लास्ट फ्राइडे को नीचे आई है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड अभी भी बुलिश है, क्योंकि हम मंथली और वीकली दोनों के ही ऊपर हैं। अगर नेक्स्ट वीक के कुछ बड़ी खबरों की बात करें तो वेडनेसडे को मार्केट, हिंदुस्तान का मार्केट बंद है, बकरीद का हॉलिडे है, और कोई बड़ा इवेंट हमको नेक्स्ट वीक में देखने को नहीं मिल रहा है, एक्सेप्ट जीडीपी अमेरिका की जीडीपी के आंकड़े आएंगे थर्सडे को, और इसके अलावा कोई बड़े आंकड़े नहीं हैं। तो अब चलते हैं सीधा टेक्निकल आउटलुक देखने के लिए सीधा यूनिटीएस मॉनिटर पर, और देखते हैं कि टेक्निकली मार्केट का ट्रेंड क्या है। नमस्कार, मेरा नाम बुध प्रकाश है और पिछले 5 सालों से मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ, और मार्केट से मुझे निराशा ही हाथ लगी। फिर एक दिन मैंने IFMC की UDTS स्ट्रैटेजी का YouTube पर वीडियो देखा, और मैंने इस कोर्स को 3600 रुपए में ऑनलाइन किया। तो आज मेरा ट्रेड करने का अंदाज ही बदल गया।
थैंक यू IFMC, मुझे ट्रेड करना सिखाया और मेरा कॉन्फिडेंस रीगेन करवाया। Call 9870510511 or visit www.ifmcinstitute.com। तो दोस्तों मैं आ गया हूं UDTS मॉनिटर पर। सबसे ऊपर मुझे नजर आ रहा है निफ्टी सेंटीमीटर, जो अभी भी हमको ग्रीन जोन में शो कर रहा है। ये इससे क्लियर है कि अभी भी हम एटलीस्ट मंथली और वीकली के ऊपर बुलिश हैं। और अगर हम सेक्टर्स देखें कि कौन कौन से सेक्टर्स में इस समय डिमांड है, तो चलिए सेक्टर्स भी देख लेते हैं। तो इस समय जो सबसे ज़्यादा डिमांड, टॉप डिमांड जिस सेक्टर में है वो है ऑटो एंसिलरी, उसके बाद फाइनेंशियल सर्विसेज, उसके बाद थर्ड नंबर पर फार्मा के बाद हॉस्पिटैलिटी, टेक्सटाइल एंड सो ऑन। तो ये हैं टॉप डिमांड के सेक्टर्स। अब हम नोट करेंगे निफ्टी के लेवल्स। निफ्टी डेली के ऊपर डाउनवर्ड है, जिसका रेजिस्टेंस है 18,741 रुपये 85 पैसे। वीकली के ऊपर निफ्टी अपवर्ड है, सपोर्ट है 18,595 रुपये 5 पैसे। और मंथ के ऊपर निफ्टी अपवर्ड है, सपोर्ट है 18,124 रुपये 80 पैसे। बैंक निफ्टी नोट करेंगे। बैंक निफ्टी डेली के ऊपर डाउनवर्ड है, रेजिस्टेंस है 43,641 रुपये 60 पैसे। वीक के ऊपर भी इस बार बैंक निफ्टी डाउनवर्ड है और रेजिस्टेंस है 44,015 रुपये 30 पैसे। और मंथ के ऊपर बैंक निफ्टी अपवर्ड है, सपोर्ट है 43,395 रुपये 5 पैसे। तो ये हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स। तो फाइनली अब हम आ गए हैं कंक्लूजन पर। लेवल्स मैंने मार्क कर दिए हैं। मंथली सपोर्ट 18,124, वीकली सपोर्ट 18,595 और डेली रेजिस्टेंस है 18,742। हम बंद हुए हैं यहाँ पर और ये पॉइंट है 18,665। 18,665 के ऊपर एक रेजिस्टेंस 18,742। तो पहली चीज़, जितने भी इंट्राडे ट्रेडर्स, शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर्स हैं, 18,742 के ऊपर ही बाइंग करनी है। उससे पहले कोई बाइंग निफ्टी में नहीं करनी है। अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, निफ्टी से आउट रहें। बहुत सारे स्टॉक्स हैं, उनको देखें, बास्केट बनाकर स्टॉक्स में ट्रेड करें। पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए 18,595 का सपोर्ट है निफ्टी का और लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए 18,124 का। तो ओवरऑल निफ्टी का ट्रेंड अपवर्ड है। केवल इंट्राडे और शॉर्ट पोजिशनल वाले ट्रेडर्स को ध्यान रखना है कि 18,742 के ऊपर ही काम करना है। तो ये है निफ्टी का कंक्लूजन। अब जल्दी से चलते हैं और देखते हैं UDTS VSM क्या बता रहा है, कौन कौन से सेक्टर्स में डिमांड UDTS VSM दिखा रहा है और कौन कौन से सेक्टर का कौन सा शेयर इस समय फंडामेंटली बेटर परफॉर्म कर रहा है। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ UDTS VSM पर और सबसे ऊपर मुझे अभी भी रिफाइनरीज का ही सेक्टर नज़र आ रहा है। कई हफ्तों से रिफाइनरी ही टॉप सेक्टर बना हुआ है। उसके बाद पेंट्स, उसके बाद टायर्स, उसके बाद बैंक्स। तो बैंक्स एक बड़ा और अच्छा सेक्टर है। हालांकि बैंकिंग के अंदर इस बार एक सेलिंग आई है। तो चलिए बेटर होगा कि हम बैंकिंग के अंदर कुछ ऐसे स्टॉक्स देखें जिनके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे दिख रहे हैं हमको। तो चलिए हम गए व्यू डिटेल्स पर और यहाँ पर आ रहे हैं लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप बैंक्स। मैं लार्ज कैप को देख रहा हूँ इस समय। लार्ज कैप में मुझे करीब करीब 22 बैंक दिख रहे हैं इसमें और 22 बैंकों के अंदर मुझे जो फंडामेंटल जो पैरामीटर्स हैं वो अगर मैं सबके चेक करता हूँ तो मुझे यूनियन बैंक के फंडामेंटल पैरामीटर्स ज़्यादा बेटर लग रहे हैं और सेकंड नंबर पर एक्सिस बैंक, HDFC और अगर मैं इस चार्ट की बात करूं तो IOB सेंट्रल बैंक इसमें नीचे के नंबर पर हैं। अब क्यों हैं इसकी डिटेल आपको देखनी है तो इसमें जाएं और इनके फंडामेंटल पैरामीटर्स को चेक करें। फंडामेंटल पैरामीटर्स मैं आपको बता चुका हूं, दो भागों में बांटे हुए हैं, एक सेफ्टी पैरामीटर्स और एक वैल्यू पैरामीटर्स। सेफ्टी पैरामीटर्स वो हैं जो स्टॉक की सेफ्टी को बताते हैं, वो स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए कितना सेफ है, और वैल्यू पैरामीटर्स जो हैं फंडामेंटल के वो ये बताते हैं कौन सा स्टॉक कितनी
उसके अंदर अच्छी वैल्यूएशन है, क्या वो अंडर वैल्यूड है, तो हमको ऐसे ही स्टॉक लेने चाहिए जो बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड हो और ऐसे में हमको उनमें रिटर्न लेने में लॉन्ग टर्म में ज़रा ज़्यादा आसानी होती है। तो ओवरऑल हमें ऐसे स्टॉक को बेसिकली यूडीटीएस वीएसएम का एक अच्छा पार्ट क्या है, ये हमको फंडामेंटल पैरामीटर्स के साथ साथ मोमेंटम भी दिखा देता है। तो ऐसे में आपने देखा होगा कि यूनियन बैंक जो है फंडामेंटल पैरामीटर्स भी इसके बेटर हैं, साथ में मोमेंटम भी इसका अपवर्ड है। तो ऐसे स्टॉक जिसके फंडामेंटल पैरामीटर्स भी अच्छे हैं और साथ में वो बढ़ते हुए स्टॉक्स हैं, तो ऑब्वियसली एक लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर्स या पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए भी ऐसे स्टॉक अच्छे होते हैं, क्योंकि उनके अंदर मोमेंटम भी है, साथ में फंडामेंटल सेफ्टी भी है और फंडामेंटल वैल्यू भी है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ एपिसोड पसंद आया होगा। लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि जो लोग और शेयर करते रहिए, ताकि आप लोगों के जो भी और फ्रेंड सर्कल हैं या आपके दोस्त हैं वो चैनल को देख पाएँ और हम अपनी बात हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुंचा पाए। थैंक यू सो मच। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है, मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ आईएफएमसी की यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूडीटीएस यानी यूनि डायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूडीटीएस। आईएफएमसी की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज, एंड आईएफएमसी इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.